मीना कहती वाओ तुमने उन्हें पलक झपकते ही खत्म कर दिया, वो बस बेहोश पड़े हैं है ना, उन्हें तो पीछे हटना बिल्कुल भी नहीं आता। शान कहता हाँ अब अंदर चलते हैं और वो चारों अंदर जाते हैं। चांगू कहता ये तो अभी तक एक नॉर्मल डंजन जैसी लग रही है। शान कहता ये सिर्फ देखने में ही ऐसा लगता है, अब हमें अपने गैस मास्क पहन लेनी चाहिए। चांगू कहता अभी सही शान। शान कहता हमें नहीं पता कि इस डंजन में क्या हो सकता है। चांगू कहता अगर हमें इन चीजों को तैयार करने की जरूरत है तो वो मॉन्स्टर जरूर कुछ खास होंगे। शान कहता हाँ वो एक स्पेशल मॉन्स्टर है। फिर हम 18वें डंजन के गीत को देखते हैं। ल्यूक भी ये सब देख रहा था मन में, डंजन अभी पूरी तरह से नहीं बना है जैसे हमने उम्मीद की थी। और उसके पास मैसेज आता है कि 18वें डंजन पे नजर रखो, उसमें कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। ल्यूक कहता गॉडेस ने मुझे खुद मैसेज भेजा, उसको खुलने में अभी भी कुछ दिन बाकी है, लेकिन गॉडेस चिंता है तो शायद कुछ जरूर गड़बड़ है। कहता इस एंट्रेंस डोर में कुछ अजीब सा बात है। दूसरा कहता तुम्हारा क्या मतलब। तीसरा कहता क्या ये हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ल्यूक मन में कहता डंजन तो तेजी से बन रहा है, जैसा कि शान ने अंदाजा लगाया था। शायद पब्लिशर या जीएम ने इसमें दखल दिया होगा, मुझे इसकी जानकारी उन्हें बतानी होगी। अभी उसके पास एक और मैसेज आता है जिसे वो कहता है ये क्या है, ये तो उन सभी डंजन से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं जिन्हें हमने अब तक देखा है। इसमें तो 10 पॉइंट मिलने चाहिए वरना इसका स्पेशल देखने का कोई भी रीजन नहीं रह जाएगा। उसका कहता है ये तो बिल्कुल पॉसिबल लगता है, क्या वही डंजन है जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि टासन कहता है मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा, ये चट्टान चटक और आकर्षण लगता है जैसे कोई जहरीली मशरूम। तो चलिए फिर जाकर देखते हैं। दूसरा कहता क्या इससे हमारे बाकी गिल्ड के साथ किया गया हुआ हमारा प्रॉमिस टूट नहीं जाएगा सर। टासन कहता एक डंजन से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मैंने सुना कि जेनेसिस और भी डंजन पे नजर रखे हुए हैं। उन्होंने अभी तक इस पर अपना प्रॉमिस नहीं किया है कि उन्होंने अभी तक अपना प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन किसी ने उन्हें पहले ही अंदर जाते हुए देखा है, इसलिए हम यहाँ पे जो भी करेंगे उसके लिए वो हमें दोषी नहीं दे सकता। मन में कहता अगर ये जहरीला निकला तो मैं इसे थूक सकता हूँ, चलो चले। एक कहता आधी सेना यहीं पर रुको और आधा बाकी मेरे पीछे आओ। फिर हम शान के डंजन को देखते जहाँ पे एक गोब्लिन चीखते हुए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन चांगुन अपने शॉट से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन कई सारे गोब्लिन अभी बाकी होते हैं जो उन तीनों पे अटैक कर देते हैं, लेकिन चांगू उन सभी गोब्लिन को अकेले खत्म कर देता है। और मीना कहती है चांगू इतना स्ट्रॉन्ग कब हो गया। शान कहता मैं हाल ही में उसके कुछ लेवल बढ़ा दिए हैं। मीना कहती क्या कैसे, क्या मुझे भी बूस्ट मिल सकता है। शान कहता नहीं तुम नहीं। मीना कहती तुम तो बहुत ही निर्दयी हो। शान कहता लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्लान है। मीना खुशी से कहती है सच में ये क्या है क्या है। शान कहता घर वापस आने पे तुम्हें बताऊंगा। मैं कहता मैं जीसू के साथ उसका मुकाबला करवाऊंगा। एक प्रोडिजी को दूसरा प्रोडिजी इंसान से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। अगर हर हफ्ते कुछ फाइटिंग ट्रेनिंग हो जाए तो मीना पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बस वो अगर जीसू के साथ मुकाबले में जिंदा बच गई तो क्या ये किसी स्टार की एनर्जी है। मुझे लगता है कि हम पहुंच गए। चांगू कहता ये तो काफी खुली जगह है। शान कहता बस इतना ही, और अपने ब्लैंकर को बाहर निकालते हुए कहता सभी लोग पीछे हटो और अपने गैस मास्क में किसी भी तरह दरार की जांच कर ले। तो जाके उस क्रिस्टल पर अटैक कर देता है जिससे वो क्रिस्टल फट पड़ता है। मीना कहती रुको ये क्या है। शान कहता ये जल्दी सामने आएगा। तभी उस क्रिस्टल में दरार पड़ने लगता है। हम उसमें एक आंख को देखते हैं। तभी उसमें से एक स्कॉर्पियन बाहर आता है। वो सभी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और शान मन में कहता है ये बस इसी वजह से हुआ था, और पिछले जन्म में इसने सियोल के लगभग सभी प्लेयर को खत्म कर दिया था। स्कॉर्पियन की पॉइजन मिस्ट, इसका सर इसका नुकसान बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसे नॉर्मल गैस मास्क से रोका नहीं जा सकता। कहती तुम्हें यकीन है कि हम इससे लड़ सकते हैं। शान कहता सच में जहरीले धुंध के बिना ये सेंटिनल से भी कमजोर होते हैं, और वैसे भी हमें सच में एक और को मारना होगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से इसकी आदत डालनी चाहिए। मीना कहती बस तुम्हारे कहने से ही आसान। शान कहता तो चलो अब शुरू करते हैं। उसको ध्यान अपने सिस्टम विंडो पे जाता और कहता है मैसेज। दूसरी तरफ कोई कहता है गिल्ड मास्टर देखो ये तो एक माना स्टोन है। अभी तक हमें सिर्फ लो लेवल माना स्टोन ही मिले हैं, लेकिन इस डंजन की मॉन्स्टर तो चीजें गिराते हैं। टाइसन कहता है ये कुछ खास चीजें नहीं है, लेकिन मिडिल लेवल का माना स्टोन बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा कहता है हाँ हम इन चीजों में से इक्विपमेंट बना सकते हैं जो बाकी गिल्ड से अच्छे प्रदर्शन करेंगे। टाइसन मन में कहता मुझे पता था कि ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। हमने सिर्फ डंजन पे इम्प्रीट करना बंद करने की बात मानी थी, लेकिन लूटना बंद करना नहीं। और वैसे भी सबसे पहला वादा अपना जेनेसिस ने ही तोड़ा था। एक कटा स्काउट टीम ने अपना सर्च पूरा कर लिया है सर। उनका कहना कि उन्हें एक बड़ा सा गड्ढा मिला है। टाइसन कहता ठीक है चलो चलते हैं और कुछ भी मिले तो सब ले लेते हैं। हम देखते हैं वो स्टैचू के अंदर होता जो कहता ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो लोग सच में खतरे में है। अगर वो इसी तरह अंदर जाते रहे तो, और गॉडेस अगर ये सब नॉर्मल होता तो वो मुझे उन्हें बचाने के ऑर्डर देते, और जाहिर है कि मैं उनका ऑर्डर का पालन भी करता, लेकिन ना जाने क्यों, क्योंकि गॉडेस उससे कहती है ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ल्यूक तुम्हें तुरंत डंजन को छोड़ देनी चाहिए। ल्यूक कहता वो मुझे यहाँ से निकलने के लिए हर कोशिश कर रही है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैंने उनका पीछा करते हुए यहाँ आने का फैसला भी किया तो आउटर राइजिंग गिल्ड मास्टर मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या मैं सच में उनकी मदद कर पाऊंगा। लेकिन गॉडेस कहती तुम्हें अभी यहाँ से निकल कर शान नाम की शख्स की बात सुननी चाहिए। ल्यूक हंसते हुए कहता गॉडेस मैं शायद बहुत ही कमजोर हूँ, लेकिन मैं एक सिविलियंस को नहीं छोड़ सकता। गॉडेस कहती वो लोग प्लेयर है सिविलियंस नहीं, और वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो उन्हें नहीं रोक सकते तो तुम्हारे लिए उन मॉन्स्टर को रोकना नामुमकिन होगा। ल्यूक कहता लेकिन मैं अभी भी एक सोल्जर हूँ, वो सब बस एक प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन वो
अभी भी सिविलियंस है जिन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। क्या आपको पता है दुनिया को इस तरह होने के बाद मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का पल कब आया था? ये तब हुआ जब आपने मुझे अपना अवतार चुना और आपने मुझसे कहा कि मैं एक हीरो हूँ। और गॉडेस उससे कहते तुम्हारी बहादुरी किसी ग्रेट हीरो से कम नहीं है, तुम एक अच्छे दिल वाले हीरो हो। मैं तुम जैसे शख्स के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। ल्यूक कहता ये तो हंसी की बात होगी, मेरे लिए उनसे मुंह मोड़ लेना गॉड ऑफ जस्टिस के अवतार के रूप में। गॉडेस कहती तुम एक नेक इंसान हो। टासन देखते हुए कहता तो ये इस डंजन का ब्लिट छोड़ने वाला स्टोन है। इम्प्रेटिंग स्टोन उतना ही चमकदार है जितना की खुद ये डंजन है। तभी ल्यूक कहता तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, उस चीज के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलने वाला है। अगर हम तुरंत इस जगह को नहीं छोड़े तो यहाँ पे मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। वो स्टोन में भी क्रैक पड़ने लगता है। टासन कहता और तुम कौन हो, हम तुम पे भरोसा क्यों करें? तभी उसकी गॉडेस कहती यहाँ से तुरंत निकल जाओ। टासन कहता क्या तुम मुझे अभी बता रहे हो? स्टोन में क्रैक और भी बढ़ने लगता है। वो कहता डैम इट, सभी लोग भागो। तभी वो स्टोन टूट जाता है, उसमें से स्कॉर्पियन बाहर आने लगता है। टासन वहाँ से भागता है, स्कॉर्पियन वहाँ से बाहर क्यों आता है और कहता मुझे इतनी जल्दी दरार पैदा होने की उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ मॉर्टल। ये है एंटेरिस द स्कॉर्पियो। इसे धरती पे खेले जा रहे खेल में दिलचस्पी होने लगी। प्रो कॉन्स्टेलेशन कारिस की मौत के कारण और इस वजह से कि कारिस की जगह एक इंसान ने ले ली थी, इसलिए अब उसने खेल के लिए अपना कुछ स्कॉर्पियन उधार देने के लिए कहा। उन्होंने घोषणा किया कि अब वो खुद भी इस खेल में हिस्सा लेंगे क्योंकि 12 ज़ोडिएक बहुत ही पावरफुल गॉड थे, इसलिए उनकी पावर को खेल के हिसाब से लिमिटेड किया गया, जिसके कारण ये हालात पैदा हुई। और स्कॉर्पियन वहाँ पे जबरदस्त अटैक करता है। मन में कहता मेरी पावर को कम कर दी गई है जिससे मुझे काफी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो भाग रहे एक समझदारी बड़ा फैसला। मैं फिलहाल पॉइजन मिस्ट को अपने मनोरंजन के लिए बचा के रखूंगा। यहाँ वर्गो का अवतार भी मौजूद है। ल्यूक मन में कहता वो तो बहुत ही बड़ा है। स्कॉर्पियन कहता तो क्या इसी वजह से उन्हें मेरी आने की खबर मिल गई थी, लेकिन देखने में तो ये कोई खास नहीं लगता। इस खेल को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्लेयर को कॉन्स्टेलेशन को खत्म करने में कैपेबल नहीं होना चाहिए था, जिसका मतलब है कि कोई स्पेशल तरीका जरूर होगा। जिसने कारिस को हराया वो मुझे बता सकता है। अब थोड़ा और तेजी से दौड़ने की कोशिश करो, कीड़े मकोड़े और एक को जान से मार देता है। इससे टासन सन पड़ जाता है और कराने की आवाज आने लगता है, क्योंकि वो एक शख्स को कुचल रही होती है जिससे जबरदस्त चीख मार रहा होता है। स्कॉर्पियन कहता है तुम लोग तो बड़ी आसानी से मारे जाते हो, कितना उबाऊ हुआ है। और फिर से अपने अटैक करता है, लेकिन ल्यूक का टासन आके इस बार उसके अटैक को रोकने लगता है। स्कॉर्पियन कहते हैं तो अवतार आखिरकार अलग होते हैं, लेकिन इससे उन दोनों को काफी मुश्किल होने लगता है और वो लोग हाफने लगते हैं। टासन मन में कहता है क्या बकवास है, एक ही झटके में मेरे हाथ टूट गई। गिल को यहाँ पे लाना मेरी बहुत ही बड़ी लालच थी। ल्यूक कहता है यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा। टासन कहता क्या? ल्यूक कहता अगर तुमने आखिरी हमला इसी तरह रोका था तो तुम्हारा हाथ जरूर बुरी तरह से घायल हो गया होगा, और वो मॉन्स्टर इस समय अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा है। हमारे पास आखिरी मौका हो सकता है, जब तक मौका यहाँ से निकल जाओ। टासन कहता तुम मुझे समझते क्या हो, मैं टासन कैंग हूँ। मन में कहता लेकिन वो सही कह रहा है, इस मॉन्स्टर को हराना हमारे लिए नामुमकिन है, यही एकमात्र रास्ता है। वहाँ से जाते हुए कहता ठीक है मैं इसे तुम पे छोड़ता हूँ। स्कॉर्पियन कहते क्या तुम यहाँ पे अपनी जान कुर्बान कर दोगे, लेकिन मेरे जमीन के ऊपर आने के बाद तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और मैं दोबारा दया दिखाने वालों में से नहीं हूँ। और वो ल्यूक के बुरी तरह से कुचलने लगता है। ल्यूक मन में कहता है क्या यहीं पे मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर देना लीन, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग मेरे ना होने पर वो तुम्हारे अच्छे तरह से ख्याल रखेगा। और वो अपनी पूरी जान लगाने लगता है। तभी गॉडेस कहती है ल्यूक टेलर मैं तुमसे पूछती हूँ मेरे हेरल्ड बनने के लिए। ल्यूक इससे हैरान हो जाता, साथ ही स्कॉर्पियन भी हैरान। कहता क्या एक हेरल्ड, ये तो हद हो गई, तुमने माइथोलॉजी समय में भी ऐसा कसम कभी नहीं खाई थी, तुम ये सब क्या कर रहे हो एस्टेरिया। ल्यूक कहती है गॉडेस क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका हेरल्ड बन जाऊँ? सियान आते हुए कहता मुझे माफ कर देना एस्टोरिया, लेकिन आपको उस फैसले के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। स्कॉर्पियन कहता आप तुम कौन हो? मन में कहता वो कहाँ से आया, नहीं उससे पहले। सियान कहता मैं तो बस एक नॉर्मल सा राहगीर हूँ। स्कॉर्पियन मन में कहता एक प्लेयर में इतनी पावर कैसे हो सकती है? सियान कहता इसमें कोई शक नहीं कि ल्यूक टेलर ही आपका हेरल्ड बनने के लिए सबसे सही शख्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। गॉडेस कहती तुम ये कैसे जानती हो? सियान कहता ये बस मेरी एबिलिटी का हिस्सा है, क्योंकि तुम उसे अपना हेरल्ड सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए बनाना चाहते थे, अब वो कसम खाने की जरूरत नहीं है। मन में कहता मुझे पता था कि ये ब्रेसलेट काम आएंगे, डीएलसी के इक्विपमेंट सच में बहुत ही काम के हैं, और ये रिकॉल ब्रेसलेट होता है, कुछ खास शर्तें पूरे होने पर यूजर तुरंत ही उस ब्रेसलेट की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ल्यूक कहता क्या मैं उसका हेरल्ड बनने के लिए लायक नहीं हूँ? सियान कहता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, बात सिर्फ इतनी है कि इतनी पावर संभालना किसी इंसान की बस की नहीं है। मन में कहता प्रॉब्लम यह है कि वो सच में उसका हेरल्ड बनने के लिए सबसे ज्यादा लायक है। पिछली बार उसकी बॉडी जवाब दे गया था क्योंकि उसने एस्टेरिया के पावर का पूरा यूज किया। मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। ल्यूक कहता ठीक है मैं तुम्हारे बातों पे भरोसा करूंगा, मुझे बचाने के लिए थैंक्स, मुझे लगा था कि मैं मर चुका था। सियान कहता अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, मैं ये सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। स्कॉर्पियन कहता मेरे आंखों के सामने तुम्हारी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? सियान कहता एंटेरस उसे पीछे झटकते हुए कहता तुम
तुम शायद ये जानने के लिए आए हो कि मैंने कायरस को कैसे मारा। एंटेरस कहता तुम मुझे कैसे जानते हो। शान कहता क्योंकि तुम भी अभी ठीक वही करोगे, अब तुम्हें पता चलने वाला है कि मैंने ये कैसे किया। एंटेरस शान पे अटैक कर देता लेकिन शान उससे बच जाता, लेकिन वो दोबारा शान पे अटैक करता है। शान मन में कहता कायरस जैसे एक नॉर्मल कॉन्स्टेलेशन अपनी पावर ज्यादातर खो चुका था, तो उससे भी पावरफुल कॉन्स्टेलेशन में से एक एंटेरस की पावर तो उससे भी कम होनी चाहिए थी। गॉड इज कहती प्रूफ ऑफ ट्रांसेंडेंस। शान उसे पंच कर देता जिससे एंटेरस कहता है इन टेस्टिंग पंच को बंद करो, मुझे कम आंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। शान अपने वेपन निकालते हुए कहता चिंता मत करो, मैं तुम्हें कम आंकने की गलती नहीं करूंगा। मैं कहता मैंने इसमें काफी ताकत लगाई है, जैसा मैंने सोचा था उसका कवच काफी स्ट्रॉन्ग है। और उस पर जबरदस्त स्लैश लगाते हुए कहता है इसके बजाय जॉइंट पे निशाना लगाऊंगा। इससे एंटेरस कराने लगता है, कहता मुझसे पंगा मत लो, पॉइजन मिस्ट। इसे शान अपने आप को ढकते हुए कहता जीसू इसके सिर पे हमला करो। जीसू ऊपर से आते हुए अपने वेपन को उठाते हुए उसके सर पे जबरदस्त अटैक कर देती है। शान कहता अब ये मेरा चांस है, मैं इसकी आंखें को ही छीन लूंगा, लेकिन स्कॉर्पियन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो हैरान रह जाता है। स्कॉर्पियन कहता एरोगेंट मॉर्टल, तुमने सीधे मेरा आंखों को निशाना साधा। ल्यूक एक बड़ी से चट्टान को उठाते हुए कहता मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। इससे वो स्कॉर्पियन पर अटैक करता है जिससे वो कराने लगता है। वो दोनों ही आगे और बढ़ते लगातार उस पर अटैक करने लगता है। स्कॉर्पियन मन में कहता ये जल्दी खतरनाक हो सकता है। अब मुझे समझ में आया कि कायरस कैसे हार गया, वो भी तो स्ट्रॉन्ग था, उसके इक्विपमेंट तो कुछ खास नहीं लगते, आखिर उसमें कौन सी एबिलिटी है। ये तो घोर अपमान है, काश मैं अपनी सक्सेशन एबिलिटी को यूज कर पाता। कहता मैं 12 राशियों में से एक एंटारस हूँ, मैं इन कीड़ों से अपमानित नहीं होऊंगा। फिर से अपने पॉइजन मिस्ट से अटैक करता है। शान मन में कहता उसे पता होना चाहिए कि ये पॉइजन हम पे काम नहीं करता, फिर उसने इतनी ज्यादा मात्रा में बाहर क्यों निकाला। क्या ये हो सकता है जब मिस्ट हटता है तो शान कहता वो पहले ही जा चुका है। सभी लोग सावधान रहे, अब हम पे जमीन से हमला होने वाला है। ये तो सच में बहुत ही परेशान कर देने वाला है। तभी वो उन पे जमीन के अंदर से अटैक कर देता है जिससे वो सभी बचने लगते हैं। शान मन में कहता है कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। जीसू क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकती हो। जीसू कहती क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे टालू। शान कहता हाँ, ये हो सकता है कि जमीन में होने वाले कंपन के जरिए वो हमारे जगह का पता लगाता है, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम उसे कुछ समय तक बिजी रखो। जीसू कहती है ठीक है शान। शान कहता और मिस्टर टेलर। ल्यूक कहते क्या बात है शान। शान कहता क्या तुम अपने गॉडेस को भेजकर मुझसे बात करने के लिए कह सकते हो। ल्यूक कहता क्या आप गॉडेस से बात करना चाहते हैं। शान कहता हाँ मैं 7 साइन की पावर को उधार लेना चाहता हूँ। ल्यूक हैरान कहता 7 साइन की पावर। गॉडेस भी सुनते हुए कहते 7 साइन पावर। शान कहता मैं चाहता हूँ कि तुम राशि चक्र की 7वीं राशि को बुलाओ, लिब्रा को बुलाओ। गॉडेस उसे ही देख रहे होते तभी उस पर मैसेज आता। कहते मैं ये नहीं पूछूंगी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि तुम मुझे सही जवाब देने से इनकार कर दोगे। अगर तुम ल्यूक टेलर से लिब्रा की पावर का यूज करने की प्लान बना रहे हो तो मैं तुम्हें लिब्रा की पावर नहीं दे सकती। शान कहता मैं बस इतना चाहते हो कि तुम इसे हमारे लिए बुला ले, वो खुद इस पावर का यूज नहीं करेगा। गॉडेस कहती अगर तुम्हें सिर्फ बुलावा ही चाहिए। शान कहता जीसू। जीसू उसके अटैक से बचते हुए कहती हाँ शान। उसे पकड़ते हुए कहता तुम्हें बस 1 सेकंड के लिए इसी तरह पकड़े रहना होगा। जीसू कहते हैं बिल्कुल शान, और एक शील्ड पे ओरिकालकम कोटिंग चलाने लगता है वो। ल्यूक भी ये देखते हुए कहता तो ये हमारा टारगेट है, मैं सम्मन करूंगा। तो काफी हैरान इस मन में कहता क्या सिर्फ उस एबिलिटी का नाम लेने की कोशिश करते हुए मेरा दम घुटने लगा, मुझे इसे किसी भी तरह से सहना ही होगा। अपना हाथ को उठाते हुए कहता मैं सम्मन करता हूँ द स्केल ऑफ द गॉडेस लिब्रा। जून कहते गिल्ड मास्टर आसमान में। सोखा कहता वो तो ऑटो राइजिंग के कंट्रोल में होना चाहिए था। मन में कहता आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए उसने हमें डंजन से दूर रहने का ऑर्डर दिया था। और आसमान से एक जबरदस्त लाइट जमीन पे गिरती है जिससे स्कॉर्पियन कहता नामुमकिन, क्या तुमने सच में लिब्रा को यहाँ पे बुलाया। यहाँ किसी के पास जरा सा भी डिवाइन पावर नहीं है। शान अभी भी अपने शील्ड से जीसू को कवर कर चुका होता है जिससे जीसू ब्लश करने लगती है। स्कॉर्पियन कहता जब कोई भी लिब्रा को चलाने में कैपेबल नहीं होता है तो तुम उसे बुलाने की कोशिश क्यों करोगे। नहीं रुको, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ का जमीन बुरी तरह से क्रैश होने लगता है और वो अटैक इतना बड़ा होता है कि पूरी सिटी के लोग उसे देख सकते हैं। शान कहता अब मामला शांत हो रहा है, तो ये है लिब्रा, इसका यूज कोई नहीं कर रहा है इसलिए तुरंत ही गायब हो रहा है। मिस्टर टेलर उसके असर से बेहोश हो गई होंगे। थैंक यू सर, आपने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया। और स्पेयर को निकालते हुए कहता अब मेरी बारी है। वो स्कॉर्पियन अभी भी जिंदा होता है तभी शान उस पर लगातार स्पेयर से अटैक करने लगता है, जिसे स्कॉर्पियन कराते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शान फिर से अपने पायल बलंकर के साथ उस पर जंप कर देता है। स्कॉर्पियन मन में कहता ये बहुत बुरा एक प्लेयर जो अभी सिर्फ अपने 5वें मिशन पर है, क्या तुमने मुझे घेर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। तभी शान का अटैक से वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। शान मन में कहता तो आप बात कुछ इस तरह होगी है ना, लगा ही था ज़ोडिएक के किसी कॉन्स्टेलेशन की मौत का असर कायरस की मौत से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। पब्लिशर के पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बहुत ही बुरा हुआ, मुझे उससे बहुत सारे फायदे मिल सकते थे, लेकिन अगर पब्लिशर ने खेल में हस्तक्षेप किया तो सिस्टम को कुछ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुझे पूरा यकीन है कि इसे लगभग जान से मारने के बदले में या कुछ न कुछ जरूर होगा। सिस्टम करा तुमने एंटेरस को लगभग मार ही दिया है। अचीवमेंट अनलॉक स्कॉर्पियन हंटर, तुम्हें रिवॉर्ड में ए रैंक एबिलिटी टिकट मिलती है। शान मन में अचीवमेंट तो ठीक है लेकिन ए रैंक एबिलिटी
एबिलिटी टिकट। इनाम मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। इतनी सारी मेहनत और परेशानी पूरी तरह से वसूल हो गई, फिर भी मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे उसे मारने का मौका नहीं मिला। मुझे इससे बेहतर एबिलिटी या डिवाइन पावर मिल सकती थी। ये माना की फ्लो तो कमाल की है, उस पर अपने स्पेस अटैक करता है और सामने देखते हुए हैरान कहता है ये एस्टर है। और बताया जाता है एस्टर सेलेस्टियल स्टोन है। ये मिट्रोल जितनी पावरफुल है और इसमें मैजिक के खिलाफ बेहतरीन रेजिस्टेंस है और साथ ही माना को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करने वाली चीज भी है। एस्टर में दूसरे मेटल के सभी खूबियां भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें अपनी स्पेशल एबिलिटी भी है। इसी वजह से एक बहुत ही रेयर मिनरल है जिसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। मेरी मेहनत के लिए काफी अच्छी इनाम होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं उन दोनों को यहाँ से कैसे बाहर निकालूं। क्या मुझे सीधे उड़ के जाना चाहिए? और लोग बात करने लगता है उस गिल को तो सच में पहले स्टैंड पे होना चाहिए था, है ना? तो दूसरा की शायद जाहिर सी बात है, मैंने सुना था कि उन्होंने आसमान से एक तारा गिरा दिया और उस शख्स का क्या हुआ जो ब्लैक विंग के साथ उड़ गया। मैंने सुना है कि वो हर डीमन कंट्रोल को ढूंढ कर उसे खत्म कर रहा है। ये हो रहा है। हम देखते हैं गिल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे हमारे डिसाइड ग्रुप होते हैं। दूसरी तरफ अजाजुल को देखते हैं जो कहता है कितना उबाऊ है, सारे दिन बिस्तर पे लेते रहना बहुत ही उबाऊ होता है। जॉनसन कहता है तो शायद आप मेरे साथ एक ट्रेनिंग मैच खेल सकते हैं। अजाजुल कहते हैं मैं ऐसे किसी चीज में अपना समय क्यों बर्बाद करूं। जॉनसन कहते हैं तो फिर आप वापस डार्क रेल में क्यों नहीं चले जाते? कुछ डीमन आपके बारे में शिकायत करना शुरू कर सकते हैं अगर तुम ऐसे ही सुस्त बैठे रहोगे। अजाजुल कहती है मुझे शक है, नहीं कोई भी मेरे बारे में बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। मैं आलसी हूँ क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, तुम गंदे इंसान। जॉन हंसते हुए कहते ये मानना मुश्किल है कि तुम अपने आलस को दिखाते हुए तीसरे सबसे पावरफुल डीमन हो। अजाजुल कहती है जैसे कि मैंने पहले कहा मेरी पावर मुझे आलस होने की इजाजत देती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस पर एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया है क्योंकि मैं इस पावर के साथ ही पैदा हुई थी। पावरफुल पाने वाले को ये जन्म से मिला अधिकार होता है। मन में कहता लेकिन शायद अगर वो गोरी लड़की, क्या तुम कभी डीमन बनना चाहते थे? मुझे आलस के दीवन के पद से इस्तीफा देना होगा। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन कहता तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो? तुम्हारे लिए मैं तो बस एक घटिया खिलौना होना चाहिए जो दिन भर ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करना चाहता है। अजाजुल कहती है मुझे लगता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचने के आदी हो। जैसे कि मैंने तुमसे पहले बताया था तुमने संयोग से मेरी दिलचस्पी जगा दी है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे हुनर मुझसे बिल्कुल उल्टे हैं। अपने टैलेंट में कमी को कड़ी मेहनत से पूरा करने के लिए तुम्हारा संघर्ष मुझे एक प्यारे टेडी बियर जैसे दिलचस्पी लगा। मुझे देखने वाले लोग बहुत ही झंझट लगते हैं। चीजों को अपने आंखों से देखना ज्यादा मजेदार होता है ना? जब मैं खुद यहाँ पे आ सकती हूँ तो किसी और के जरिए क्यों देखूं? लेकिन बताओ तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहते हो? क्या उस पहले वाले कौवे से बदला लेने के लिए? जॉन कहता नहीं, मैं वो फाइट को हार गया था। अगर मुझे उससे दोबारा मिलने का मौका मिला तो मैं उससे फिर से लड़ूंगा, लेकिन मेरा उसके पीछे जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रहा। मैं बस अभी जो मौका और हालात मेरे पास उसका पूरा फायदा उठा रहा हूँ। अजाजुल मन में कहती है मैं समझ गई तो अभी उसका कोई भी मकसद नहीं है, इसलिए मुझे हाल ही में उसके अंदर कुछ झिझक महसूस हुई। कहती मैं एक कन्वीनियंट स्टोर देना चाहती हूँ। जॉन कहता एक कन्वीनियंट स्टोर है, तुम्हें कुछ लेने की जरूरत थी? अजाजुल कहते नहीं सच में नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। जॉनसन कहता वो क्या कर रही है? दूसरी तरफ एक जगह को देखकर कहता ये जगह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जॉन कहता ऐसा नहीं लगता कि ये जगह ऐसा है जो तुम्हें पसंद आ गई हो। अजाजुल कहते तुम इंसानियत के नाम पे बहुत ही ज्यादा बोलती हो। जॉनसन कहता तो तुम यहाँ पे क्या करने की प्लान बना रहे हो? अजाजुल कहती है मेडिटेशन। जॉनसन मन में कहता मुझे इसका इच्छा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा ये तो एक फैक्ट्री वाला इलाका है ना? जब इसका ध्यान अपने सामने को जाता है तो वहाँ से एक लड़की भाग रही होती है। मन में कहता एक बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है? अजाजुल मन में कहते उसने कैद बच्चों को बचाने के लिए एक चीज का यूज करने की कोशिश की। मुझे पता है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उससे कहती है तो फिर तुम किस बात का इंतजार करो, उसके पीछे जाओ। अगर तुम उस बच्ची को नजरअंदाज करते हो तो शायद उसकी मौत हो जाएगी। वहाँ पे चिल्लाने का आवाज आता है। जॉन कहता है तुम आजकल डीमन बच्चों को बचाने के लिए जाती हो। अजाजुल कहती है वैसे ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जॉन मन में कहता है हमेशा की तरह आधा अधूरा जवाब, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बताता इससे पहले मेरे फ्यूचर में सिर्फ मौत ही दिखाई देती थी, लेकिन हाल ही के दिनों में मेरे फ्यूचर का अंदाजा लगाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जरूर कोई ऐसा अस्तित्व इसमें दखल दे रहा है जिसे नॉर्मल तौर पे नहीं होना चाहिए, और ये सब अजाजुल बता रही होती है। वो गुंडे कहते लगभग वो डेड एंड तक पहुंच चुकी है। दूसरा कहता उसका पीछा करते रहो, कहता हम उसे वहीं पे पकड़ लेंगे। लड़की काफी स्पीड से आगे और बढ़ रही होती तभी वो किसी से टकरा जाती है जो और कोई नहीं जॉन होता है। सॉरी वो सब बात अजाजुल नहीं है, बच्ची सोच रही होती है। और फिर से मन में कहते ब्लैक सूट जरूर किसी और गैंग का होगा। नहीं रुको ये हो रहा, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का काम है। मैं डीमन के कॉन्ट्रैक्टर से भाग के आई थी और यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्टर से सामना हो गया। और कहती प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। वो सभी भी आते हुए कहते ये कौन है? एक और डीमन कॉन्ट्रैक्टर, वो हमारे गिल्ड का एक नया कॉन्ट्रैक्टर है। जॉन मन में कहते ये जरूर किसी डीमन का चाल होगा, लेकिन उन्होंने नीले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? वो तो आमतौर पे ब्लैक कपड़े पहनते हैं। कहता तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझसे ये मत कहना कि तुम भी उसके पीछे पड़े हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यूं ही ले जाने देंगे? तभी जॉन उसके फेस पर जबरदस्त पंजर देता है। एक ही पंच से वो बंदा दूर की ओर जाके गिरता है। कहता बस बहुत हुआ, तुम सभी यहाँ पे मरने वाले हो। कुछ समय बाद उन सभी को खत्म कर देता है, एक जगह पे जाके खड़ा होता है। फिर उस लड़के से कहता है
जिसे वो लड़की कहती है हाँ। जोन कहता है वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, वो सभी लोग तुमसे संपर्क करना चाहते थे। लड़की कहती है वो तो। जोन कहता अगर तुम समझाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बस जाओ। लड़की कहती क्या, और जोन कहता है अगर तुम कुछ भी नहीं कहना चाहते तो मेरे तुमसे आगे पूछने का कोई भी इरादा नहीं है। तुम्हारे लिए भाग निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पीछा करने वाले लोगों का मैंने काम तमाम कर दिया है। मन में कहता ये मेरी हद से ज्यादा दखलंदाजी थी, फिर अब वो दोबारा पकड़ी जाती तब ये उसकी प्रॉब्लम होगी, फिर उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसे मेरा मोटरसाइकिल पे पीछा नहीं करना चाहिए। इजाजुल कहते तुम वापस आ गए। लड़के से कहते तुम्हारा नाम क्या है, जिसे वो लड़की कहती क्या। इजाजुल कहती मैं तो बस तुम्हारा नाम पूछी हूँ। लड़की कहती मेरा नाम सुआ है, सुआ मीन। मन में कहती ये शख्स कौन है, क्या ये प्लेयर है। जॉन कहता उसे डराना बंद करो। इजाजुल कहती मैं उसे डरा नहीं रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम उसे अपने साथ ले रहे हो तो मुझे अलग से वापस जाना होगा। जॉन कहता मैं उसे अपने साथ ले जाने की प्लान नहीं बना रहा था। इजाजुल कहती सच में, लेकिन वो तो बहुत ही काम की साबित होगी। जॉन कहता मुझे परवाह नहीं है। सुआमिन कहते प्लीज रुको सर। मन में कहते ये वही शख्स होगा जिसने मेरी किस्मत बदल दी, मुझे आज यहाँ आना था। जॉन कहता क्या है। सुआमिन कहती देखिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले जाइए। जॉन कहता मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। वो लड़की कहती है क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। जॉन हैरान कहता फ्यूचर। सुआमिन कहती है मैं फ्यूचर देखने वाली गॉड की अवतार हूँ, इस कल्ट का चुना हुआ अवतार। मैं इस खेल का अंत कैसे होगा इसका अंदाजा लगा सकती हूँ। तो अमीन कहती है मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, यहाँ तक कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाला इसका भी अंदाजा लगा सकती हूँ। लेकिन जॉन सिंह कहता तो क्या हुआ। सुहा कहती है क्या। जॉन कहती क्या तुम्हें साथ ले जाने का यही वजह थी। सुहामिन कहती अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो मेरे बड़े भाई की मौत हो जाएगी। मेरा बड़ा भाई वो बहुत ही बड़े खतरे में है। असल में आज मेरी मौत के बाद मेरे भाई को बदला लेने के लिए जिंदा रहना था, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ तो मरने की बारी अब उसकी है। इससे जॉन मन में कहते क्या इजाजुल ने जानबूझकर मुझे इस जगह में फंसाया, ये जानते हुए कि ऐसा होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या तुम घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ पाओगे अजाजुल। अजाजुल कहती है बिल्कुल, तुम मेरे बिना आगे बढ़ सकते हो। वापस लौटने से पहले मैं थोड़ी देर आराम से टहलूंगी। वो वहाँ से जाते हुए मिलकर रहना, जिसे सुआमिन कहती है क्या। सोन कहता हम सबसे पहले वापस आने के बाद बात कर सकते हैं। मैं बता दूं मेरे पास कोई हेलमेट नहीं है। फिर हम उसके घर का सीन देखते सुआमिन कहती है इस गिल्ड ने मेरे भाई का किडनैप किया था, वो वेनिसिंग गिल्ड का दुश्मन है। जॉन कहता उसका नाम क्या है। सुआमिन कहती वो खुद को सेडेड स्काई कहते हैं। जॉन मन में कहता सेडेड स्काई, क्या वो डार्क स्काई क्लैन के एक ब्रांच नहीं थे। यार मुझे लगता है कि वो बेईमानी करने के लिए आजाद होंगे। कहता रुको, क्या वो लोग बच्चे को किडनैप भी कर रहे थे। सुआमिन कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी एबिलिटी को जैसे मुझे पकड़ना चाहते थे। वो मेरे फ्यूचर देखने की पावर का फायदा उठाना चाहते थे, गिल्ड इवेंट में फायदा उठाने के लिए। मैं उनकी मदद नहीं करना चाहती थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मेरे बड़े भाई को बंधक बना रखा था, इसलिए मैं उन्हें जितना हो सके उतना कम जानकारी दी। तभी वहाँ पे इजाजुल आते हुए कहती है तो हमें बताओ तुम फ्यूचर में ठीक ठीक कितना देख सकती हो। सुआमिन कहते ठीक है, मैं फ्यूचर में लगभग 3 सेकंड तक देख सकती हूँ। ये बस मुझे थोड़ी देर के लिए फ्यूचर का झलक दिखलाता है और मैं इस पावर को थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से यूज भी कर सकती हूँ, या फिर पढ़ने के लिए मैं एक स्पेशल डेट भी चुन सकती हूँ, कुछ दिन बाद या 1-2 महीने बाद। जैसे जैसे मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचती हूँ, इस एबिलिटी को दोबारा यूज करने की टाइम लिमिट उतना ही लंबी हो जाती है। इजाजुल कहती लगता है तुम्हारी एबिलिटी एक नॉर्मल अवतार से कहीं ज्यादा है, ये शायद तुम्हारी अपनी छिपी हुई एबिलिटी की वजह से हुआ। हालांकि तुम्हारे फिजिकल पावर और बाकी स्टेज तो नॉर्मल ही लगते हैं। और मन में कहते मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी तरह से मेल खाती है। लगता है स्कूल जो उसे बहुत ही पसंद करती है। जॉन कहता और क्या बस इतना ही है। स्वामिन कहती एक और बात है, मुझे इस खेल का अंत बिल्कुल साफ रूप से दिखाई दे रहा है। जॉन कहता खेल का अंत कैसे होगा। इजाजुल मन में कहती क्या ऐसा हो भी सकता है, एक गोट को भी ऐसा करने से मना किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक ऐसी मॉडल है जिसमें डिविनिटी नहीं है, हो सकता है कि सिस्टम को बाईपास करके एंडिंग देखा जा सकता है। स्वामिन कहती है मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट एंडिंग का अंदाजा नहीं है, मुझे पहले से पता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। इजाजुल मन में कहती है किस तरह का अंत। अब पूछती तो फिर अभी इसका अंत क्या होगा, क्या ये एक बुरा अंत है। ज्यादातर प्लेनेट का यही हाल होता है जब उन्हें खेल में बदल दिया जाता है। स्वामिन कहती है नहीं। जॉन कहता तो क्या इसका हैप्पी एंडिंग होगा। स्वामिन कहता है वैसा भी नहीं। जॉन कहता तो इसका हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। स्वामिन कहती है दुर्भाग्य से नहीं। और मन में कहते गेम का अंत पहले भी एक बार बदला जा चुका है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों बदल गया, लेकिन मुझे खेल शुरू होने से पहले इसके बारे में पता था। लास्ट में सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचता है, एक बैड एंडिंग, एक अकेली दुनिया। कहानी शुरू होने से ठीक पहले इसका अंत बदल दिया गया था। तभी हम अपने सियान को देखते जो एक चेयर पे बैठा होता है और साथ ही उसके सामने सारे डीमन अपने घुटने टेक चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसमें इजाजुल भी होती है। बताती है असली एंडिंग, द डीमन लॉर्ड ऑफ मैडनेस। तभी दूसरी तरफ हम अपने सियान को देखते जो मन में कहता है दरअसल मैं दूसरा या तीसरा जगह पाने की प्लान बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लास्ट में पहले पे आ गए। मुझे यकीन नहीं है कि वो हमसे डंजन छीनने से इतने डरे हुए थे या नहीं, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी खराब था। मुझे लगता है ये तो विनिंग प्रदर्शन के हाथ डंजन लगने से बेहतर है। खैर तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तो बेक्सुन और भी बड़ी हो जाती है और कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। तुम मुझे क्या कहकर
बुलाओगे? बेक्सुल कहती है हाँ, मुझे लगता है कि मैं आपको फादर कह के पुकारने का फैसला करूंगी। शान के पसीने छूटने लगता है, कहता नहीं रुको, फिर तुम्हारी मॉम कौन होगी? बेक्सुल कहती है मेरी असल में कोई मॉम नहीं है, लेकिन अगर मुझे चुनना पड़ा तो शायद मैं लिन को चुनूंगी। शान कहता तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बेक्सुल कहती क्या इसकी इजाजत नहीं है? शान कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसे तुरंत ही कैंसिल कर दो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ठीक है? मुझे इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। बेक्सुल कहती है मैं समझ गई। मन में कहता मीना को ये बच्चा इतना प्यारा कैसे लगता है हर जगह घुमाने के लिए, लेकिन उसने लिन की ब्लड लाइन जरूर विरासत में पाई है। उसने पहले ही 5 ऑफेंसिव स्पेल और एक खुद को ठीक करने वाली पावर मिल चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो भी लिन की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वैसे तुम मेरा इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, जरूर तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, है ना? बेक्सुल कहती है हाँ, मिस्टर चांगो आपको ये बताना चाहते थे कि उन्हें वो डंजन मिल गया जिसकी आप तलाश कर रहे थे। शान डंजन। मन में कहता जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो चांगो ने जिक्र किया था कि उसे इस इलाके में कुछ काम है। वो हर रोज डंजन में ट्रेनिंग लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए पहले उनसे सुनना ही समझदारी होगी। मिल गया डंजन ऑफ ड्रीम्स, तो चलो हम चलते हैं। बेक्सुल कहती क्या मैं इस बार आपके साथ आ रही हूँ? शान कहता इस बार हमें सच में तुम्हारी पावर की जरूरत है। बेक्सुल कहती है मेरी पावर? शान कहता हाँ, डंजन के एंट्रेंस को खोलने की पावर, एक डिवाइन बीस्ट की पावर। बताया था डंजन ऑफ ड्रीम्स। ये डंजन एक अलग ही दुनिया में बनता है क्योंकि ये एक स्पेशल तरह का इंस्टेंट डंजन है, लेकिन बाकी इंस्टेंट डंजन से अलग। सपनों डंजन में जाने के लिए गॉड्स को चढ़ावा देना पड़ता है, फिर भी इन शर्तों के बावजूद इस डंजन का इनाम है लैप्लासिस हावर गिलास। ये एक एस रैंक का आइटम है जो किसी भी शख्स को फीचर में 30 मिनट तक दिखा सकता है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट का फीचर दिखाने के लिमिट होने के कारण ज्यादातर लोग इसे अच्छे इनाम नहीं मानते, लेकिन मेरे मामले में ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। वैसे तुम मेरे साथ क्यों आए जीसू? इस बार हमारे लिए एक साथ अंदर जाना इम्पॉसिबल है। जीसू कहती बस यूं ही, मैं बस देखना चाहती थी कि इंस्टेंट डंजन कैसा दिखता है और बेक्सुल को बचाने के लिए भी किसी की जरूरत है हमारे डंजन में जाने के बाद, है ना? जान कहता मुझे लगता है ऐसा ही है, लेकिन खैर छोड़ो बेक्सुल, तुम्हें लगता है कि तुम इस डोर को खोल सकती हो? बेक्सुल हामी भरते हुए अपने होर्न से एक बुलबुला बनाने लगती है, जो बुलबुला उस गेट के पास जाके फट जाता है। इससे वो डोर खुलने लगता है, वो दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। शान कहता बहुत ही अच्छा काम किया। जीसू कहती है तो क्या हमें तुम्हारे यहीं पे इंतजार करना चाहिए? शान कहता नहीं, तुम सभी वापस जा सकते हो। जीसू कहती है ठीक है शान। शान उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और बताता डंजन ऑफ ड्रीम्स। इस डंजन में जाने वाले हर एक शख्स को अलग अलग मिशन मिलता है और वो मिशन अक्सर उसी चीज से जुड़ा होता है जिसे वो शख्स सबसे ज्यादा चाहता था। डंजन में जाने के बाद उसका लुक भी चेंज हो जाने लगता है। कहता ये बिल्डिंग पता था, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से पहली बार ही देख रहा हूँ। अपने आप को देखते हुए कहता क्या मैं अतीत की किसी याद में फंस गया हूँ? मैं इस बिल्डिंग में कब रह रहा था? तो वो काफी हैरान हो जाता क्योंकि वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। शान अपने आप को शील्ड बनाते हुए अटैक से बचा लेता है। दूसरी जगह जाते हुए कहता तो मुझे लगता है कि उसने मुझे वापस उसी क्वेस्ट पे भेज दिया है, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। शान जैसे तैयार होता है उसके पीछे एक शख्स आ जाता है, जिससे शान काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने पोर्टल से कई सारे स्पेयर से अटैक करने लगता है। अपने हाथ से कंट्रोल करते उस शख्स को बाइंड करने लगता है, जिससे वो शख्स कहता मैं तो बाल बाल बच गया। शान कहता तुम इतनी देर रात यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुहोमिन, ये सुहामिन का भाई सुहोमिन है, जो कहता बिल्कुल मैं तुम्हें मारने आया हूँ। शान कहता मुझे भी यही लगा था। मन में कहता ये सब वैसा ही हो रहा है जैसा मुझे याद है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि इसने एक सटीक सिमुलेशन तैयार कर लिया है। सुहोमिन कहता तुम्हें समझौता करके संतुष्ट हो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अब समय आ गया, तुम क्या सोच रहे थे? आखिर सिविलियंस की तुलना में प्लेयर को जिंदा रहना बेहतर है, लेकिन इस बार प्लेयर की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा तुम भी हम पर घात लगाकर हमला करने की प्लान बना रहे थे, है ना? तुम चुपके से अंदर घुस के हम पे हमला करने वाले थे। शान मन में कहता सपनों का डंजन एक बहुत ही बुरा मजाक कर रहा है। ये मिशन उन चीजों में से एक था जिसका मुझे सबसे ज्यादा पछतावा था। इस क्वेस्ट का मकसद सिंपल था, वहाँ पे हजारों होनहार प्लेयर की एक टीम थी और 1 लाख सिविलियंस का एक और ग्रुप। हमें मजबूरन उन दोनों में से सिर्फ एक को ही बचाना पड़ा। हर टीम को गेम मास्टर द्वारा तय किए गए अलग अलग इलाके में बंद कर दिया गया था और बाहर मौजूद प्लेयर को मजबूर किया गया कि वो सिर्फ एक ही टीम को चुने। जिस टीम को हम नहीं चुनते उसे हमें खुद ही मारना पड़ता था। वो सच में बहुत ही भयानक मिशन था। उस समय मैंने 1000 प्लेयर को बचाने का फैसला किया था। सिविलियंस की बजाय प्लेयर की जरूरत थी, इसी वजह से मुझे इस शख्स से लड़ना पड़ा। सवाल कहता क्या क्या तुमने मुझसे यही लड़ने की प्लान नहीं बनाई थी? ठीक है, अगर तुम चुपचाप वापस लौटने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मेरे सभी दुश्मन को मार देना चाहिए। शान कहता ये कहना आसान है, मैं फिलहाल पीछे हट रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपने मिशन को नहीं छोड़ा है। सुहोमिन कहता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में जीत हमारी होगी चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। शान मन में कहता वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से खैर ये बात समझ में आती है, जिस गिल्ड से हुआ है वो उस समय का सबसे पावरफुल गिल्ड था। कहता ठीक है, आज रात के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। सो कहता ये तो तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल ही अलग है। शान पीछे हटते हुए कहता मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, अब अलविदा। वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, वो बस उसे देखता ही रहता है। शान आगे बढ़ते हुए कहता मुझे उम्मीद के मुताबिक ही अपनी बॉडी में बुढ़ापा महसूस हो रहा है। उस समय मेरी उम्र कितनी थी? मुझे लगता है मेरी उम्र लगभग
लगभग 30 साल की थी। यार मुझे उम्मीद है कि इससे पिछली जिंदगी में कुछ बदलाव आया होगा। असल में मैं सोमिन को वहीं पे मार डालता। सोचता हूँ कि उसकी गिल्ड इस पे कैसे रिएक्ट करेगी। और तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे अगर मैं इतनी आसानी से पीछे हट जाऊंगा लिन टेलर? मेरे पिछले जिंदगी में मैंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसका मुझे बहुत ही लंबे समय तक पछतावा रहा। और एक जगह जाते हुए बताता आखिरकार मैंने लिन को मार डाला। शान आगे बढ़ता तभी उससे कोई कहता ये कैसे हुआ? शान कहता सू तुम हो? सू कहता हाँ ऐसा कैसे हुआ, क्या तुम्हें सफलता मिली? शान कहता नहीं, मैं बस इसलिए पीछे हट गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी हो रही थी। मन में कहता उसे यहाँ देखकर बहुत ही अजीब लग रहा है। सूसंग कहता अच्छा ऐसा है क्या? दुश्मन प्लेयर हम पे हमला करने के प्लान बना रहे थे। प्लीज अभी मत जाइए, हमें आपसे और भी जानकारी चाहिए। हमारे पास मिशन पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। शान कहता मुझे सब कुछ पता नहीं है, इस समय मेरे दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है, इसलिए प्लीज जाकर पहले खुद को शांत कर ले। अपने रूम में जाते हुए मन में कहता ये तो एक भयानक नाइटमेयर ही होगा, इतनी भयानक डंजन है जैसा कि मुझे अंदाजा था। मेरी पावर बढ़ने की स्पीड इस मौजूदा टाइमलाइन के लोगों से काफी धीमी है। और हम उसको स्टेट को देखते हैं जिसमें स्टेट उसके ए रैंक के होते, एजिलिटी एस रैंक और मैजिक बी रैंक तो हेल्थ ए रैंक का। मन में कहता लेकिन इस समय मेरे पास एक और एबिलिटी है और मेरा क्वेस्ट ये है, साइड क्वेस्ट डंजन ऑफ ड्रीम को क्लियर करो। तुम्हारी यादों को फिर से जिंदा कर दिया गया है, अपने अतीत के मिशन को सक्सेसफुल पूरा करे। वार्निंग, अगर तुम इस दुनिया में मर गए तो असली दुनिया में भी मर जाओगे। डिफिकल्टी लेवल बी, टाइम लिमिट उतना ही जितना तुम्हारे पिछले मिशन के समय था। शान कहता क्या मुझे ये मिशन दोबारा पूरा करना होगा? क्या मुझे पिछली बार की तरह अपने दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना पड़ेगा? शायद इस बार सच में ये पहले से ज्यादा आसान होगा, लेकिन अब ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या कोई और तरीका हो सकता है? तुम्हें इतनी चिंता किस बात की है? हाँ, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ वो पहले भी इसी तरह बिहेव करती थी। विच तुम क्या चाहती हो? और उसकी गॉडेस विच कहती तुम पहले की तरह उदास हो, फिर भी मैं तुम्हारा साथ देना जारी रखूंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये फैसला और भी ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद करेगी। शान मन में कहता नहीं, वो झूठ बोली, उसे सब कुछ पहले से ही पता था। अगर हालात ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया का विनाश होना तय है और मैं पहले उस मोड़ को पार कर चुका था जहाँ से लौटना असंभव था। फिर मैं उसे दोषी नहीं दे सकता क्योंकि वो सच में इंसानियत की परवाह करती थी। शान कहता विच नहीं, मेरा मतलब है ये धरा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं नाम लेने से वो भी काफी हैरान हो जाती है, कहती तुमने अभी क्या कहा? शान कहता मैंने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये धरा कहती नहीं, उससे पहले। शान कहता मैंने तुम्हें नाम से बुलाया। ये धरा कहती फिर से कहो। शान कहता ये धरा क्या ये अच्छा है? तो मुझसे अपना नाम सुन के वो ब्लश करने लगती है। बताता ड्रीम विच ये धरा वो कुथुल मोटिस का एक आउटर गॉड है। दूसरे शब्दों में कहते वो दूसरे रैम से आई हुई एक डिवाइन गॉड है। उन्होंने अचानक इस खेल में शामिल होने का फैसला किया। कोई भी दूसरा शख्स उसके विरोध करने का कैपेबल नहीं था क्योंकि उसकी पावर अनक्वेश्चनेबल था। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी उसके मामलों में दखल नहीं दिया। मुझे नहीं पता उसने मुझे अवतार क्यों चुना, लेकिन उसने मेरा समर्थन किया क्योंकि वो इंसानियत की अस्तित्व की कामना करती थी और कहती है मुझे लगता है कि तुम आज कुछ अलग हो। शान बताता लेकिन आखिरकार दुनिया के अंत के बाद वो पृथ्वी छोड़ के चली गई, वही मेरी गॉडेस थी। ये तरह कहती तो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? शान कहता मैं तुमसे ड्रीम डंजन के बारे में पूछना चाहता था। ये तरह कहती डंजन ऑफ ड्रीम से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सवाल पूछोगे। शान कहता ये बात अभी मेरे दिमाग में आई। ये तरह कहती समझ गई तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी यादों की एक कल्पना है, डंजन ऑफ ड्रीम, तो इसलिए तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। शान कहता खैर ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये तरह कहती इंसान के रवैया रातों रात नहीं बदल सकते। दरअसल ये बात उन सभी लोगों पे लागू होता है जिसमें थोड़ी बहुत भी इंसानियत बाकी है। ह्यूमनॉइड गॉड भी इंसान की तरह ही होते हैं। फीलिंग रखने वाले हर बींग के साथ ऐसा ही होता है। तुम अपने अतीत से इतने जुड़े नहीं हो कि बिना किसी वजह के इसका जिक्र करने लगो और तुम कभी भी डंजन ऑफ ड्रीम में नहीं गए हो क्योंकि इस घटना का डंजन ऑफ ड्रीम से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब एक नकली दुनिया है। शान कहता क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम एक सिमुलेशन हो? गॉड कहते इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, रुको। इसका मतलब यह है कि तुमने असल में कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाया। कितना मनोरंजक है। मुझे कुछ बातें अजीब लग रही है, मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। शान कहता मुझे डंजन ऑफ ड्रीम के बारे में जानने की जरूरत है, मुझे इस बारे में कुछ बातें परेशान कर रही है। गॉडेस कहते तुम्हें परेशान किया? शान कहता हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे अतीत में मिला हर एक प्लेयर का नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग सच में इस दुनिया में मौजूद है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो सब बस यूं ही बनाए गए थे या फिर वो सच में इस टाइमलाइन में मौजूद थे? गॉडेस कहते मुझे अपने अवतार से बिल्कुल ही यही उम्मीद थी। जैसा कि तुमने कहा इंसान के याददाश्त कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, सिर्फ यादों के सहारे इतनी पूरी और असली जैसी दुनिया नहीं बनाई जा सकती। शान कहता तो मतलब? गॉडेस कहते तो मतलब तुम्हारे यादों के मौजूद जानकारी के आधार पर तुम्हारी असली टाइमलाइन को ढूंढा गया है, तो फिर उस डंजन ने इस दुनिया की एक हूबहू कॉपी बना दी। सिस्टम की मदद से ऐसा करना पॉसिबल होना चाहिए। मतलब ये दुनिया तुम्हारा अतीत की बिल्कुल असली कॉपी जैसी है। यहाँ पे सभी लोग अपने असल रूप की तरह सोचते हैं और वैसे ही बिहेव करते हैं, लेकिन वो सच के इंसान नहीं है, वो सिर्फ डंजन ऑफ ड्रीम के द्वारा बनाए गए नकली लोग हैं और इसमें मैं भी शामिल हूँ। शान कहता ठीक है, अब मुझे कुछ समझ में आ गया है। और कहती तुम्हारा क्या मतलब? शान कहता मुझे लगता
कहता मुझे पता है कि मुझे इस मिशन को कैसे पूरा करना चाहिए। मैं कहता अगर मुझे डंजन को पार करना है तो मुझे इस मिशन को फिर से पूरा करना होगा। शायद मैं इसी तरह से पूरा कर सकता हूँ जैसे मैंने अतीत में किया था, लेकिन बेहतर इनाम पाने के लिए मुझे कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी। डंजन और ड्रीम शायद दोबारा वैसा ही परिणाम नहीं देखना चाहता। शायद ये चाहता है कि मैं वो हासिल करूँ जो पहले नहीं कर पाया था। वो सबसे अच्छा अंत क्या होता अगर मैं उसे बचा लेता। सुसोम कहता क्या तुम मीना ली को ढूंढना चाहते हो? क्या तुम आने वाले फाइट में उसकी मदद चाहते थे? मुझे नहीं पता कि वो मदद करेगी या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही स्वार्थी है। शान कहता खैर ये भी एक कारण था, लेकिन मुझे सच में एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो वो बना सके। सुसोम कहता एक आइटम। शान कहता हाँ एक एलेक्सर। तो क्या तुम्हें इसे बनाने का तरीका पता है? सुसोम कहता मुझे डर है कि मैं रसायन विधि में बहुत ही अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को पता है कि मीना ली कौन है, जैसा तुम पहले से जानते हो इतनी मायावी है। शान कहता बिल्कुल। सुसोम कहता ठीक है अब मैं कुछ काम खत्म करने जा रहा हूँ। शान मन में कहता दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहार होने की वजह से उसको बाकी प्लेयर के साथ अच्छे संबंध है, और उसे भी नहीं पता कि मीना कहाँ है, तो शायद किसी और को भी नहीं पता होगा। इस हालात में मैं चैट रूम में भी नहीं जा सकता। लगता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ये धरा मीना ली इस समय कहाँ पे है? गॉडेस आते हुए कहते मेरे कॉन्ट्रैक्टर तुम तो बड़े ही ज्यादा जरूरतमंद हो गए हो। पहले तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज कर देते थे। जान कहता मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बेशर्मी बरत सकता हूँ, क्योंकि तुम तो बस एक सिमुलेशन हो। लेकिन क्या तुम्हें सिर्फ एक मैसेज भेजने के बजाय खुद को सामने लाने की जरूरत थी? मुझे याद है ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पॉइंट खर्च करने पड़ते हैं। गॉडेस कहती है अब मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये एक सिर्फ सिमुलेशन जैसा कि तुमने कहा, मेरे पॉइंट बचाने का क्या फायदा? शान कहता ठीक है तो मीना ली कहाँ है? गॉडेस कहती इस लड़की को इस समय चियोनान में होना चाहिए था। शान कहता चियोनान, चलिए वहाँ जाने की तैयारी शुरू करते हैं। और उस जगह पे पहुँचते हुए कहता तो क्या ये वही है? क्योंकि वो एक स्कूल होता है जिसे शान मन में कहता एक हाई स्कूल। ऊपर जाते हुए कहते क्या ये किसी हॉरर फिल्म की तरह बिल्कुल ही सही जगह नहीं है? एक मिनट रुको, क्या ये मीना की यूनिफॉर्म जैसी नहीं है? मुझे लगता है वो इसे आराम के लिए नहीं पहन रही थी। शान कहता भी अटैक बढ़ने लगता है जिससे शान रिफ्लेक्ट कर देता। मीना आते हुए कहती मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम उसे ब्लॉक कर दोगे। शान कहता और मुझे इस तरह की हमले की उम्मीद नहीं थी। मीना कहती खैर इस समय हम एक मुश्किल दुनिया में जी रहे हैं, शिकार बनाना शिकार बनने से बेहतर है। शान कहता इतने दिन बाद मिले और तुम ऐसी बातें करो, ये थोड़ा बेहरमी है। मीना कहते दोबारा मिले हैं, रुको मुझे लगता है मैंने 2 साल पहले तुम्हारे चेहरे को देखा था। तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ये मत बताना कि तुम मेरे लिए आए हो। शान कहता मुझे लगता है तुम ऐसा कह सकते हो। मीना कहती तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ? और अपने ऑब्जर्वर को दिखाती जिससे मीना कहती है मुझे ये एहसास नहीं था कि एक अवतार भी अपने गॉडेस से बात कर सकता है। शान कहता क्या तुम्हारा गॉड भी तुम्हें बहुत मानता नहीं था? मीना कहती ऐसा कभी हुआ करता था, लेकिन लगभग 1 साल पहले मेरा उससे सारा संपर्क टूट गया था। शान मन में कहता अब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मीना को आखिरी बार देखने के दौरान उसका ऑब्जर्वर देखा था। आखिरकार ये उनके लिए पॉइंट खर्च करने के लिए एक सिर्फ खेल है। मीना कहती खैर तुम्हें मुझसे कुछ तो कहना ही होगा, मैं इतनी दूर तक जो आए हो। अरे पीछे आओ, चलो बात करने के लिए कोई बेहतरीन जगह ढूंढते हैं। फिर वो दोनों एक क्लास में जाते हैं। शान वहाँ के फोटोज को देखते हुए कहता क्या ये? मीना कहती है ये यादों के लिए लगाया गया फोटो है। शान कहता सच में? मीना कहती हाँ लेकिन मुझे अपने सारे क्लासमेट की तस्वीर नहीं मिल पाई। शान कहता तुम उनके काफी करीब रहे होगे। मीना कहती नहीं मेरे इतने दोस्त नहीं थे, दुनिया जैसी बन गई इसी वजह से मैं भी ऐसी बन गई। ये सब होने से पहले मैं बहुत ही डरपोक बच्ची थी। शान कहता इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। मीना कहती है मैंने फैसला किया कि मुझे बदलना होगा। मुझे अपना पहला मिशन पूरा करने के बाद मैंने मन बना लिया कि मैं किसी भी तरह से जिंदा रहूंगी। सौभाग्य से मैं एक्टिंग में काफी अच्छी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये सब शुरू हुआ था। मैं सियोल में अपने दोस्तों के साथ क्लास बंक कर रही थी, फिर अचानक ही पूरा दुनिया बदल गई। शान कहता तो तुम सियोल की नहीं हो? मीना कहती नहीं मैं तो बस गाँव से यहाँ पे घूमने आई थी। मेरी दोस्त की बड़ी बहन को वहाँ पे कुछ काम था, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले गई, लेकिन हम लास्ट में अलग हो गए और मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश में कुछ समय सियोल में बिताए। मैं तो अपने लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए बैंक भी लूटा था, लेकिन ये सब बेकार साबित हुआ। हमारे बीच एकमात्र जुड़ाव हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म थी, इसलिए मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले। शान कहता तो क्या वो तुम्हें मिल गए? मीना कहती हाँ मुझे मिल गया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। दोनों उस जगह पे लंबे समय तक अकेले ही मुश्किल का सामना किया, लेकिन जब आखिरकार वो मुझे मिल गए लंबे समय तक सहन किया। उन्होंने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे और उस डीमन ने उनका आखिरी सांस तक उनका यूज किया होगा जब तक उनकी मौत ना हो गई हो। इससे मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ कितना ही व्यर्थ था, इसलिए मैं यहाँ पे अपना एक शोक सभा आयोजित कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स के पहले दिन ही मौत हो गई, इसलिए मेरे पास जाने की और कोई जगह नहीं थी। शान मन में कहता क्या वो डीमन थे? उनका यूज डार्क स्काई क्लैन द्वारा किया जाता था। एक मिनट रुको, मैंने इस टाइमलाइन में डार्क स्काई क्लैन के सभी मेंबर को मार डाला और उससे पूछता क्या तुम्हारे दोस्त डार्क क्लैन स्काई से जुड़े हुए थे? मीना कहती वो तो नेवररोड का क्लैन है ना, मेरे दोस्त एक दूसरे ग्रुप का हिस्सा थे। शान इससे राहत की सांस लेता मन में कहता है अब मुझे डीमन कॉन्ट्रैक्टर को मारने से पहले सावधानी बरतनी होगी, मुझे इस बारे में जीसी को भी बता देनी चाहिए। मीना कहती मैं साथ बहुत ही ऊब गई थी, तभी मैंने अपने बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें की। तुम मुझसे क्या चाहते थे? शान कहता मैं असल में हमारी मौजूदा क्वेस्ट में तुम्हारी मदद मांगने वाला
वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक एलेक्सर बना। मीना कहते हमारी अभी का मिशन तुम्हारा मतलब है रोली डुल्लू माँ। मैं 1 लाख सिविलियंस को बचाने जा रही थी, लेकिन मैंने गलती से 1000 प्लेयर को चुन लिया। सियान मन में कहता क्या उसने गलती से चुना, इसकी किस्मत तो सच में अच्छी है। मीना कहती है ठीक है, वैसे भी मैं काफी बोर हो रही थी, तुम्हें कितनी बोतल की जरूरत है। सियान कहता मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ और भी बनाओ। मीना कहती तो फिर ये क्या है, मैं एलेक्सर से मुश्किल ज्यादा चीजें नहीं बना सकती। सियान कहता मुझे पता है, ये उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बनाओ जिसका यूज सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर ही कर सकते हैं। शो को देखते जो मन में कहता कुछ तो गड़बड़ है। सियान पहले इतनी आसानी से कभी भी पीछे नहीं हटा, और अब तो वो पूरी तरह से बदल गया है। उसका इस तरह बिहेव करना ये उसका आदत नहीं है। क्या हो रहा है? अभी एक शख्स कहता सो होमिन तुम क्या सोच रहे हो? इस समय हम मीटिंग के बीच में हैं, अपनी सपने की दुनिया के कहीं और ले जाओ। सो होमिन कहता माफ करना। एक शख्स कहता इस मिशन को खत्म होने में लगभग 1 हफ्ता का समय बचा है। ये गिल्ड आर्गेट लीमा होता है, और ये एयरगेट लैम का गिल्ड मास्टर संगवान चियन होता है, जो कहता है हमें जल्द से जल्द काम को खत्म करना होगा। दूसरा कहता क्या तुम ये काम खुद नहीं कर सकते? शायद तुम अपने सिर्फ एक ही शख्स से सब कुछ खत्म कर सकते हो। संगवान चियन कहता है कांग जिनसुक हमारे दुश्मन को कमजोर मत समझो, हमारे गिल्ड की ताकत पे कोई शक नहीं है, लेकिन उनके तरफ भी काफी पावरफुल प्लेयर है। अगर हमने जल्दबाजी में कोई फैसला किया तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़े कर सकते हैं। जिनसे कहते हैं हम तो हद से ज्यादा सतर्क है ना। असल में वो जेनेसिस जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो तो बस एक कमजोर के रूप है। गिल्ड मास्टर कहता है उनके साथ सिन भी है। जिस औरत ने 1 लाख सिविलियंस को मरने के लिए छोड़ दिया, उसे तुम संत कैसे कह सकते हो? और वो ब्लैक कपड़ा वाला शख्स भी। गिल्ड मास्टर कहता है ब्लैक कपड़ा वाला शख्स जिनसे कहता है वो शख्स जिसके चेहरे पे हमेशा नाराजी बड़ा भाव रहता है। उसने कई तरह के अलग अलग वेपन यूज किए थे। गिल्ड मास्टर कहता तुम सियान किम के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, उससे निपटना काफी मुश्किल होगा, वो उनकी तरफ से सबसे मजबूत मेंबर में से एक है। जिनसे कहता क्या हमारी नन्ही बच्ची यहाँ पे नहीं थी? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? गिल्ड मास्टर कहता जिनसुक कैंग फालतू बातें करना बंद करो। एक शख्स आते हुए कहता मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मीटिंग में बाधा डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक इमरजेंसी हो गई है। वो शख्स कहता हमें कंटेनमेंट एरिया के बाहर खड़ी संख्या में प्लेयर मिले हैं। जिनसुक कहता क्या इतने लंबे समय के बाद वो तैयार है, इसे मुझे संभालने दो। एक कहता नहीं मैं जाऊंगा, इससे हमारे टीम को भी नुकसान पहुंच सकता है, मैं उन्हें जल्दी ही खत्म कर दूंगा। सियान कहता तुमने ये सब 2 दिन में बना दिया। मीना कहती मैंने इसे जल्दी खत्म करने का फैसला किया। सियान मन में कहता मीना निश्चित रूप से फ्यूचर में अलग ही लेवल पर होगी। अगर वो इतनी मदद की साबित है तो शायद मुझे उससे सीधे मदद मांग लेनी चाहिए थी। खैर जो भी हो, आज का दिन है जिस दिन हमारी टीम को एक करारा हार का सामना करना पड़ा। हम बड़े मुश्किल से हालात को पलटने में कामयाब हुए। सोमिन के खिलाफ अपने फाइट से लौटने के बाद हाल ही में मुझे उनमें से ज्यादातर को मारना पड़ा। चलिए यहाँ का समय देखते हैं। ऐसा लगता है कि सीओ को देखने के बाद मुझे तुरंत ही निकलना पड़ेगा। हम पर हमला करने वाला तेहुन किम था, उसे इस समय अकेले ही बैटलफील्ड में आना चाहिए। ये उसे हराने का मेरा मौका है। दूसरी तरफ देखते हुए कहता हमें क्या करना चाहिए सर? एक कहता डैमेट हमें अपने घात लगाकर की गई योजना के विफल होने का तुरंत बाद पीछे हट जाना चाहिए था। तो ये है तेहुन किम। तेहुन किम कहता हम तुम्हें फैसला लेने के लिए 10 मिनट का समय देंगे, इसे तुम अपनी लास्ट वार्निंग समझो। एक कहता क्या हमें सच में इस तरह पीछे हट जाएंगे चीफ? चीफ कहते तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम चाहते हो कि हम उससे लड़े? वो कहते क्या तुम्हें जरा सा भी प्राइड नहीं है? जब वो हम पे हंस रहे तो हम कैसे भाग सकते हैं? दूसरा मन में कहते इसमें कोई शक नहीं कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसने हमें 3 बार वार्निंग देने की जहमत क्यों उठाई? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी लड़ने का कोई कारण हो? क्या उससे मुकाबला कर ले? तैयार होते हुए कहता ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे, आज हम ही तुम्हारा सिर काटेंगे। क्या उन कहता मुझे लगता है कोई भी रास्ता नहीं है, अब से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दूसरा कहता क्या आपको पूरा यकीन है सर? दुश्मन में भी हाई रैंक के प्लेयर है। उन कहता क्या तुम मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता नहीं सर। वो शख्स आगे बढ़ते हुए कहता बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हम सबसे लड़ सकते हो? और वो शख्स कहता ओरा एक्स और जाके तेहुन पर जबरदस्त अटैक करता है। मन में कहता इस बेवकूफ ने तो इसे ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, शायद मैं उसके लिए तेज था। वो काफी हैरान कहता क्या? क्योंकि उस अटैक से उसके आर्मर पे एक खरोच भी नहीं आया होता। तेहुन कहता क्या तुम जानते हो कि बाल्डूर कौन है? वो शख्स कहता बाल्डूर। मैं कहता मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत सुने बातें याद है। नॉर्स मैथोलॉजी के सुप्रीम गॉड ओडिन का दूसरा बेटा लाइट ऑफ द गॉड है। इसमें कोई शक नहीं कि टॉप टियर का गॉड है। तेहुन कहता वो एक ऐसा गॉड है जिसे सभी बीइंग मानते हैं। दुनिया में कोई भी इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पंच बनाते हुए कहता उनका ब्लेसिंग, और उस बॉन्ड को जबरदस्त पंच मारता जिससे वो जाके एक बिल्डिंग से टकराता है। एक ही पंच में उसका हालत खराब होने लगता है। तेहुन कहता ये बातें मुझ पे भी लागू होती है। एक लड़की कहती उसने एक ही हमले में हाई लेवल के प्लेयर को हरा दिया। दूसरा कहती ये कैसे हो सकता है? भागो यहाँ से भागो। सन के तौर किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही 3 वार्निंग दे दी है। वही लोगों जिन्होंने इसे इनकार कर दिया काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, जिससे वो दोनों लड़के चीखने लगते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन वो अपने शॉट्स के साथ उस पर अटैक करने के लिए
तैयार रहता है वो लड़की भी मरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, लेकिन चीख रही होती है। अटैक से वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं, लेकिन वो काफी हैरान इसका था। मैं सोच ही रहा था कि तुम कैसे हो गए, क्योंकि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करना बंद नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें पहचानता हूँ श्यान किम। मैंने सुना था कि तुम इस तरह आमने सामने लड़ने वाले फाइट वाले शख्स नहीं हो। श्यान कहता ये सही है, लेकिन ऐसा लग रहा था वो सभी बेवकूफ मरने ही वाले थे। लेकिन मन में कहता मेरे गिल्ड में मुझसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ वाला कोई भी नहीं है, लेकिन वो मेरे हमले को रोकने में कामयाब रहा। किसी चीज ने मेरे पावर को नकार दिया होगा। श्यान कहता किम क्या तुम्हें पता है कि आरपीजी गेम में क्या प्रॉब्लम है? ट्यून हैरान कहता क्या? श्यान कहता इससे तुम चीज जमा करने के आदी पड़ जाते हो, यहाँ तक कि जब उनकी कोई कमी भी नहीं होती और उन्हें ढेर लगा देते तो कभी उनका यूज भी नहीं करते, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्यून कहता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? श्यान मन में कहता मैं पहले बेवजह ज्यादा सावधान रहता था। कहता मैं कह रहा हूँ मेरे सामने तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। उसका गॉड उसे वार्निंग देने लगता जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। उसका गॉड कहता जल्द से जल्द भाग जाओ, लेकिन तभी वो कराने लगता है। हैरान कहता क्या मेरी एबिलिटी एक्टिवेट होना चाहिए था? क्या ये हो सकता है? उसने मुझे पॉइजन भी दिया। वो भी अपने घुटने टेकते हुए कहता तुम कमीने। कहता तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। ये तो एक अच्छा शुरुआत है।